तो पिछले क्लास में हम लोग समझे थे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम बहुत सारी संख्याओं को भी समझे थे। जैसे कि हम लोग समझे थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या समझे थे कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और q बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहां उठता है कि p बटा q क्या है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। और इसमें यह भी बताए थे भाई पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या को हम तीन भाग में बांटे थे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक वैसी संख्या जिस संख्या में प्लस का चिन्ह लगा हो, ठीक ना, या प्लस का चिन्ह छुपा भी रहता है तो उससे कोई, यानी कि जो संख्या पॉजिटिव में हो, जो संख्या धनात्मक में हो, वैसी संख्या को हम धन संख्या कहते हैं। जिसमें नेगेटिव माइनस का चिन्ह लगा रहता है वैसी संख्या को हम ऋण संख्या कहते हैं। जीरो जो है वो अपना शून्य पूर्णांक कहलाता है। यहां तक हम लोग समझ गए थे। उसके बाद हम लोग समझे थे अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय में हम समझे थे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। वो हमेशा किसके अंतर्गत रहता है, रूट के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है, रूट के अंदर होता है। उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग देखे थे ये 16 है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। अब जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, जैसे रूट अंडर 5 है, क्या इसका पूर्ण वर्गमूल होगा, नहीं होगा। जब इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझे थे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। उसके बाद हम समझे थे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा संख्या, कहीं एक कोई संख्या कमी नहीं होना चाहिए, और कमी नहीं होना चाहिए तो जीरो को हम काहे छोड़ेंगे, इसीलिए जीरो लगाकर उसको क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो लगा देते हैं तो उसके बाद जो संख्या हमको प्राप्त होता है वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझे थे सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जिससे जो दो से पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम समझे थे विषम संख्या। इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझे थे भाज्य संख्या। क्या समझे थे, भाज्य संख्या। उसके बाद क्या समझे थे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हम इसका टेक्निक बताए थे, परिभाषा आ जाए तेल लेने उससे हमको कोई मतलब नहीं है। टेक्निक क्या बताए थे कि भाज्य संख्याओं को, यानी वैसा संख्या जिसको हम तोड़ेंगे उसका कितना खंडन होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, यानी 2 प्लस होना चाहिए। 2 प्लस है तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझे थे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम तोड़ेंगे तो इसका क्या खंडन हुआ, द्वियग्न हुआ। इसको तोड़ेंगे, क्या खंडन हुआ, द्वियग्न हुआ। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो इसका क्या खंडन हुआ, 3। इसका क्या हुआ, 3 गो। तो बताओ यहां पर ये 4 क्या है, भाज्य संख्या, लेकिन ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यहां पर है 31, क्या है 31। इसको हम तोड़ेंगे, या तो इसमें 1 से भाग लगेगा या तो 31 से भाग लगेगा, ठीक ना। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से भाग लगे या अपने आप से भाग लेगा, वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो 1 से भी लगेगा, वो अपने आप से भी लगेगा, और इसके अलावा और दूसरों संख्या से भाग लगेगा। ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करते हैं। फिर उसमें पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपना 0 हो जाएगा। अगर इसमें और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, अपना 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 1 का कोई माई बाप नहीं, 1 का कोई मान नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यहां तक समझ में आया। हम लोग पिछले अध्याय में यहीं तक चर्चा किए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग समझे थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंस जो है, जो हमको पढ़ना है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और इसमें कहता है कुछ ऑप्शंस दे देगा, और उस ऑप्शंस में कहेगा कि आप ये बताइए कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है और निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो उसका एक ही टेक्निक है, जो भी संख्या रूट से बाहर निकल जाए, जो भी संख्या रूट से कहां निकल जाए, बाहर निकल जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जो रूट के अंदर फंस जाए वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम बहुत सारा एग्जांपल लिए हुए थे, बाकी और हम एग्जांपल लेकर और हम बता देंगे। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं
दो धनात्मक पूर्णांक के बीच मौसौ कैसे निकाला जाता है? मौसौ निकालने का जो तकनीक है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक के बीच मौसौ कैसे निकाला जाता है? तो यूक्लिड, एक वैज्ञानिक का नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोले चाहे एल्गोरिथम बोले, ठीक ना, वो एचसीएफ निकालने के लिए यानी मौसौ निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। एक फॉर्मूला का क्या किया था? प्रतिपालन किया था, परिकलित किया था। वो क्या किया था कि वो बोले थे कि दो धनात्मक पूर्णांक के बीच मौसौ निकालने के लिए जो बताया गया था वो किसने बताया था? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड साहब ने बताए थे, ठीक ना। यूक्लिड क्या बताते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये बताते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक के बीच एचसीएफ कैसे निकाला जा सके। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में किसे परिकलित करने का टेक्निक है? हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं? तो हम मौसौ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम मौसौ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम मौसौ निकालते हैं। पूछेगा जैसे अभी बताए ना उसी ढंग से पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या चीज निकालने का टेक्निक है, क्या चीज परिकलित करने का तरीका है? तो क्या निकलवाता है? मौसौ। क्या निकलता है? मौसौ। अब हम ये समझते हैं यूक्लिड साहब ने भाग विधि के माध्यम से बताया कि दो संख्याओं के बीच हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो उनका जो फॉर्मूला है वह है भाज बराबर, क्या फॉर्मूला? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। इस माध्यम से हम क्या निकालते हैं? इस फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? और वो फॉर्मूला कौन बनाया है? तो यूक्लिड साहब ने बनाया है। कौन बनाया है? यूक्लिड। इसीलिए वो अपने नाम पर रख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या रख दिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब दो धनात्मक पूर्णांक के बीच एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो हम बताते हैं। यहां ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और बाकी सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मान लेते हैं 45 है, ठीक है, क्या है? 45 और है 60। क्या है? 60। अच्छा, सबसे ये पहले ये बताना है क्या ये दोनों पूर्णांक है? कोई सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव नहीं है ना। यूक्लिड साहब भी कहते हैं कि आप दो धनात्मक पूर्णांक के बीच ही आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक ना कि ऋणात्मक पूर्णांक के बीच। अब इसके बीच हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो भाई यहां पर दो ही चीज हमको दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है? दो चीज दिया हुआ है। अब इसमें यह हमको पहचानना है कि दोनों चीज में है क्या। ये 45 क्या है और ये 60 क्या है? ये 45 क्या है और ये 60 क्या है, ठीक ना। तो जो सबसे बड़ा रहता है उसको भाज्य कहते हैं। बड़ा को क्या कहते हैं? बड़ा संख्या को क्या कहते हैं? बड़ा को कहते हैं भाज्य। बड़ा को क्या कहते हैं? भाज्य। और छोटा को कहते हैं भाजक। छोटा संख्या को क्या कहते हैं? भाजक। दो चीज निकल गया है। इस फॉर्मूला को देखना है, इसमें दो चीज हमको पता चल गया है, भाज्य पता चल गया है, भाजक पता चल गया है। अब यही दो चीज से हम भागफल निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे? शेषफल निकाल लेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई यहां पर सबसे बड़ा क्या है? 60 है, तो अपना हो गया बड़ा संख्या यानी कि वो भाज्य हुआ। तो भाज्य का मान क्या है? दिया है। भाज्य का मान क्या है? भाज्य बराबर है 60 और भाजक बराबर क्या है? भाजक बराबर है 45, ठीक ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है भाई? फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बाकी यहां फॉर्मूला है ही, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो भाज्य के जगह पर हम क्या दे देंगे? भाज्य के जगह पर हम भाज्य का मान रखेंगे 60। क्या रखेंगे? 60 बराबर भाजक के जगह पर क्या लिखेंगे? 45। उसके बाद क्या है? गुना ने है, गुना। भाई अब भागफल कैसे आएगा? तो जिसको समझ में ऐसे ना आए तो हम क्या कर सकते हैं? साइड में कुछ किंतु परंतु कर सकते हैं, ठीक ना। 60 न है, क्या बार में भाग लगेगा?
एक बार में ना घटाएंगे तो कितना 5, यहां पर कितना बचा 5, अब 5 में 4 घटेगा तो कितना 1। ठीक, अब यहां पर ये क्या आ गया अपना भागफल, इसको क्या कहते हैं भागफल। तो भागफल कितना है 1, भागफल कितना है 1, प्लस है प्लस, शेषफल कितना है 15, शेषफल कितना है 15, शेषफल है 15। क्या यहां शेषफल का मान शून्य हुआ? नहीं हुआ। और तब तक हमको निकालते जाना है जब तक कि शेषफल का मान शून्य नहीं हो जाए, तब तक हमको भाग देना है। जब शेषफल का मान शून्य हो जाएगा तब इसका मतलब हमको रुक जाना है, और हम जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं यानी एचसीएफ का मान निकालना चाहें ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे, यहां शेष क्या है, शेष बराबर नोट 0। तो फिर चलेंगे कहां आगे, फिर कहां चलेंगे भाई आगे। तो आगे हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको डिजाइन बना देंगे, और ये वाला जो 45 है कहां उठा के ला देंगे यहां पर। ये 45 क्या था पहले, ये 45 भाजक न था, अब ये 45 बन जाएगा अपना भाज, क्या बन जाएगा भाज। तो यहां आ गया 45, और ये शेष न था, शेष क्या बन गया अपना भाजक, शेष क्या बन गया भाजक। 15 को गुना करेंगे क्या बार में 3 बार में, कितना आता है 45, आ गया भाई 0 आया, आ गया 0। अब यहां आगे जब चलेंगे तो 45 को तनी को घिसकाएंगे इधर, 45 खिसक गया बराबर भाजक के जगह पर कौन आएगा 15, गुना ये कितना आया अपना भागफल 3 ना, अब प्लस कच्ची शेषफल क्या आ गया 0। तो यहां हमको क्या निकालना है, मासा ने निकालना है। तो यहां हो जाएगा अतः HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा 15। जो लास्ट में भाजक का मान बनता है वही क्या बन जाता है अपना, वो अपना HCF हो जाता है, वही क्या हो जाता है अपना HCF। कोई दिक्कत है, लास्ट में अपना भाजक क्या बना 15 ना बना। जब शेषफल 0 है तो भाजक क्या है 15, और वही भाजक का मान क्या हो जाता है अपना HCF हो जाता है। HCF मतलब मासा हो जाता है। कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग सब्जेक्टिव भी उसमें समझ गए थे और ऑब्जेक्टिव भी समझ गए थे। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक ना, 45 और 60 का क्या पूछ रहा है, मौसा कह रहा है निकालने के लिए। अगर उस विधि से सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में पूछे तो उस विधि से हम बनाएंगे, लेकिन 1 नंबर का पूछे तो उतना हम विध बात नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में बता देंगे, ठीक ना। 45 है ना यहाँ पर, तो 45 का हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, खंडन कर देंगे। 3 से 15 आ गया, फिर 3 से कितना 5 आ गया। तो फिर यहाँ 60 है, इसका भी क्या कर देंगे, खंडन कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 से 30 हो गया, 2 से कितना 15 हो गया, 3 से कितना 5 हो गया। अब इसमें हम जोड़ा मिलाएंगे, जोड़ा मिला है 3 एहो है और 3 एहो है, और कहीं जोड़ा मिल रहा है नहीं ना, यानी एगो 3 यहां से निकलेगा और एगो 5 यहां से निकलेगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही किसका मान हो जाएगा, HCF का मान हो जाएगा। ये पिछलका वाला विधि से तनिक लॉन्ग नहीं था, उसको कहते हैं भाज्य विधि। क्या कहते हैं उसको, भाज्य विधि, इसको कहते हैं अभाज्य गुणन खंड विधि। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे ना तो वो वाला नियम नहीं अपनाना है, ठीक ना। यह इसका सीधे मंदिर में शादी करना है, शॉर्टकट में हो जाएगा। नहीं तो विध बाद वाला में 2-3 दिन लगता है, 5 दिन से पहले सब जगह उगना वाला चालू हो जाता है, कांड बांटो ये बांटो, तो वो वाला मैटर नहीं। ऑब्जेक्टिव में हर समय एकदम चट मंगनी पट बिहा वाला काम करना है, ठीक ना। हाँ, समझ गए। तो उतना कहानी नहीं रचना है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस स्टाइल में पूछे जाते हैं, कौन स्टाइल में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, कहता है यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर दिया है, A बराबर BQ प्लस R में, क्या कहता है R में। अभी इतने में A का मान दे देगा, B का मान दे देगा, Q का मान दे देगा, अब पूछेगा R का मान, नहीं निकल जाएगा। कभी जो है ये तीनों का मान देगा, इसका मान पूछेगा तो नहीं निकल जाएगा। कभी जो है ये तीनों का मान दे देगा, इसका मान पूछेगा तो नहीं निकल जाएगा। आराम से निकाल लेंगे। तो 3-4 को हम निकाल कर देख लेते हैं कि निकलता कैसे है, ठीक ना। तो भाई यहां पर दे रखा है A बराबर 72, Q बराबर 8 है। इसमें कहता है A बराबर क्या है 72 और Q बराबर कितना है 8 है, और दे रखा है R बराबर 0, तो B का मान पूछता है। R बराबर क्या है 0, किसका मान पूछ रहा है, B का मान पूछता है। B का मान आप निकालिए। देखो ऑब्जेक्टिव है, अभी मैथ का एक सिस्टम होता है कि हम जितना अभ्यास करते हैं हमारा स्पीड उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। फटाफट कुछ कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाता है और स्पीड भी आ जाता है। बाकी वहां पर जो भी बनाएंगे कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक मिस्टेक हुआ पूरा खेला खत्म, ऑल बॉल हो जाए।
ठीक ना। तो यहां हम देखते हैं ए का मान दे रखा है कितना 72, क्यू का मान दे रखा है 8, आर का मान दे रखा है 0 और बी का मान पूछता है। पूछ किसका रहा है? बी का मान। तो चलो बी को हम अकेले करना पड़ेगा, है ना, मान निकालने के लिए उसको अकेला करना पड़ेगा। तो ए के जगह पर क्या आ जाएगा? 72 आएगा। ए के जगह पर क्या आ जाएगा? ए के जगह पर 72 आ जाएगा। क्यू के जगह पर क्या आ जाएगा? बी के जगह पर, बी का मान निकालना है भाई। क्यू के जगह पर क्या है? 8 प्लस आर का मान क्या है? 0। आर का मान क्या है? 0। तो यहां लिखेंगे 72 बराबर एकरा एकरा गुना करेंगे। क्या होगा गुना? हम बता अलग अलग ने है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पहले समझा देते हैं। इसको हम समझाने के लिए बताए थे ए प्लस ए क्या होता है? 2a होता है। 2a कैसे हुआ? यहां भी एक छुपा है, यहां भी एक छुपा है, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और a है तो a, ठीक ना। और इसमें ये भी बताए थे कि a गुना b करेंगे, a प्लस b करेंगे तो जुटेगा? नहीं जुटेगा, अलग अलग है ना, अलग अलग। अरे अलग अलग है, गैया है भैंसिया है, गैया भैंसिया कभी जुड़ेगा? गाय गाय क्या गो गाय? 2 गो गाय। गाय भैंस क्या गो गाय भैंस? एगो गाय एगो भैंस। जुड़ा? नहीं ना जुड़ा। तो ये अलग अलग है, नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहां पर गुना रहेगा तो ये जुड़ेगा नहीं, लेकिन एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इट इज पंडित जी, ये लड़का लड़किया दोनों को एक साथ करके अगर घर बसवा देगा, ठीक ना। गुना क्या है? पंडित जी है। तो इसको जब गुना किए तो ए गुना बी तो क्या हो गया? ए बी हो गया। तो यहां पर भी हम देखते हैं ये अलग है, ये अलग है। जब गुना हो जाएगा तो एक साथ हो जाएगा, इसीलिए पहले हम नंबर लिख देंगे, उसके बाद हम लेटर को लिखेंगे। प्लस 0 है तो प्लस 0 हम लिखे चाहे नहीं लिखे, कोनो दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से इसीलिए हो जाएगा बी बराबर, इधर पहले से क्या है? 72 न है, 72। ये दोनों कौन चीज है? गुना में। दोनों के बीच में क्या छुपा है? गुना। और गुना को जब हम उस पार भेजते हैं, बराबर को उस पार भेजते हैं, तो किस में आ जाता है? भाग में आ जाता है। किस में आ जाता है? भाग में। अब भाग को जब उधर भेजेंगे तो फिर वो गुना में आ जाएगा। जोड़ उस पार जाएगा तो माइनस में आता है, घटा में आ जाता है। घटा को उस पर भेजेंगे तो फिर वो प्लस में आ जाएगा। तब इसको काटेंगे, क्या बार में कटेगा? 9 बार में। इसीलिए बी का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? आसान, पूरा आसान है। अब देखो हमको ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो इतना कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं पर काट देंगे, अटका पढ़ेंगे। क्या बार में? 9 बार में। बी का मान 9। जहां पर बी का मान 9 होगा वहां पर क्या कर देंगे? टिक लगा कर गोलवा वाला भर देंगे, ठीक ना। उसके बाद अगला कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं। फिर दे रखा है बी बराबर 73। क्या दे रखा है? बी बराबर 73। और उसके बाद है क्यू बराबर 34। क्यू बराबर 34। क्यू बराबर 34। आर बराबर 23। आर बराबर है 23। फिर उसका मान पूछ रहा है किसका? ए का मान पूछता है। किसका मान पूछ रहा है? ए का मान पूछ रहा है। आराम से निकाल लेंगे हम, वही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। ए बराबर कौन सी? बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। आर क्या है? शेषफल है। तो ए बराबर, तो बी का मान क्या है? 73 है, तो 73 गुना क्यू का मान क्या है? 34। अब प्लस आर का मान क्या है? 23। यही है ना। अब इसको हम गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे, गुना करके इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मान आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना है दिक्कत। तो फिर हम अगला देखते हैं, ठीक ना। इसको मिटाया जाए। तो वास्तविक संख्या का हम कुछ ऑब्जेक्टिव यहां पर देख लेते हैं। पहला यहां पर ऑब्जेक्टिव दे रखा है 6x पर पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ मौसो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मौसो। अब तक हम नंबर का मौसो आसानी से हम निकाल लेते थे, लेकिन यहां पर डिस्टर्ब कर रहा है। कौन कर रहा है? x कर रहा है और y कर रहा है ना। इसमें हम कैसे महत्तम समावर्तक निकालते हैं वो हमको समझना है। महत्तम समावर्तक निकालने के लिए कुछ भी दे दे, यहां पर कुछ भी दे दे, सबसे हमारा जो प्राथमिकता होना चाहिए वो उसको हम क्या करेंगे? पहले तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद दोनों चीज में यहां पर ये 12x है और इसमें 6x पर पावर 4 y है, और दोनों चीज में देखेंगे कि कॉमन क्या रहा है। कॉमन का मतलब वैसा चीज जो दोनों में हो, ठीक ना। कॉमन निकाल लेंगे और अपना काम बन जाएगा। तो मौसम निकालने के लिए क्या है? 6x पर पावर 4 और y है, इसको हम तोड़ेंगे। क्या इसको हम लिख सकते हैं? 6 गुना x पर पावर 4 है, इसको क्या बार लिख सकते हैं? 4 बार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। गुना y है तो गुना y दे दिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक ना। 2 गुना 2, इसको क्या हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम तोड़ दिए हैं, अगला को हम तोड़ते हैं, क्या है 12x ना है, 12xy, इसको हम तोड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, गुना x गुना y। यहां पर भी 6 को भी तोड़ना है, तो यहां पर 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से हम देखते हैं 2 2 सेम मिल गया है और 3 3 मिल गया है, मिल ना गया है। और क्या मिला है, x मिल गया है, और क्या मिला है, y मिल गया है, और कुछ मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। और जो मिला सबको हम बाहर खींच लेंगे। 2 मिला है और क्या मिला है, 3 मिला है और क्या मिला है, x मिला है और क्या मिला है, y मिला है। अब सबको हम गुना कर देंगे, 2 तिया 6, अब गुना x करेंगे गुना y करेंगे, तो चुपचाप x y यहां पर लिख देंगे। तो इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 6xy। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 6xy हो जाएगा, ठीक ना। आंसर सही है, सही ही होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15, इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। रूट अंडर कितना है 10, गुना रूट अंडर क्या है 15 है। रूट वाला में बहुत झमेला थोड़ा सा हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ा देंगे और डिटेल में बता देंगे, ताकि और रूट वाला कोई कहानी आए तो वो आसानी से बन जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट इस पर भी है, रूट इस पर भी है, आई बात समझ में। रूट यहां भी है, रूट यहां भी है। हम क्या करेंगे, ये दोनों रूट को, छोटका रूट को एक साथ जोड़ के हम बड़का रूट नहीं बना सकते हैं। अब 10 गुना क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। अब इसको गुना हम कर देंगे। अच्छा, गुना नहीं भी करेंगे तो हम यहां से भी मान निकाल सकते हैं, 10 का भी खंडन कर देंगे और 15 का भी अभाज्य गुणन खंड कर देंगे। चलो करते हैं। 10 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 5 हो जाएगा। गुना 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां हम देखते हैं कि सेम सेम मिलाते हैं, जोड़ा किसी का मिल रहा है, 5 का जोड़ा मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अंदर में कौन फंस गया है, 2 फंसा है और 3 फंसा है, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका मान क्या हो जाएगा, ये वाला। अब इसमें जो है बहुत बच्चा ऐसे भी कर देगा, इसको पहले गुना करेगा, 15 गुना 10 करेगा, 150 करेगा, फिर 150 का खंडन करेगा, खंडन करेंगे तो फिर उतने आएगा ना। इससे अच्छा है कि काहे गुना करेंगे, यहीं से इसी को छोटका छोटका खंडन, पहले से टूटा हुआ है और इसको तोड़कर पूरा छोटा बना लेंगे। जो जोड़ा निकला बाहर निकाल लेंगे, जो नहीं मिला उसको अंदर में गुना कर देंगे, करने के बाद उसका क्या हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर और देख लेते हैं, यहाँ पर रूट से संबंधित। जैसे रूट अंडर 2 है, ठीक ना, गुना रूट अंडर 3 है, तो इसका मान क्या होगा, बस वही अपना करना है। रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मान लो सेम सेम है, दोनों का दोनों क्या है, रूट में है, रूट अंडर 5 है, गुना फिर रूट अंडर क्या है 5 है। जब सेम सेम रहे तो क्या करना है, बस एगो दोनों में से किसी एक को रूट से बाहर निकालकर लिख देना है। तो एगो को लिख दिया, ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। गुना का कहानी अलग होता है, जोड़ का कहानी अलग होता है। अब इसी चीज को हम जोड़ कर देखते हैं, इसी चीज को क्या करते हैं, जोड़ कर देखते हैं। मान लेते हैं रूट अंडर 5 है, यहां पर प्लस का चिन्ह है, रूट अंडर क्या है, फिर 5 है। अब इसको जोड़ना है, तो ये याद रखना है कि रूट के बगल में एक छुपा हुआ रहता है, क्या रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, यहां भी एक छुपा हुआ है। तो एक और एक बाहर वाला के साथ जुड़ेगा, ठीक ना। एक रूट अंडर 5 यहाँ, एक रूट अंडर 5 यहाँ, तो टोटल क्या रूट अंडर 5 हुआ, 2 हो। तो यहां हम ऐसे करके भी इसका मान निकाल सकते हैं, टोटल 2 रूट अंडर 5। अब एक सवाल आता है, क्या अलग अलग रहेगा तो अलग अलग वाला को हम जोड़ सकते हैं, अलग अलग। मान लो यहाँ पर 3 है, क्या ये वाला जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ठीक ना, ये वाला जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। वही वाला ये दाल है चावल है, कभी जुड़ेगा नहीं ना, जुड़ेगा, अलग अलग है। दोनों था तो हम अब 1 किलो चावल है, अब पहले से चावल रखा है, चावल को चावल में मिला देंगे। अब पहले से यहाँ चावल रखा हुआ है, दाल है, तो मिला कर रख देंगे, नहीं ना रखेंगे। इसीलिए दोनों को कभी हम जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, गुना रहेगा तो ये गुना होगा, गुना रहेगा तो गुना होगा। देखो, बाहर वाला भी गुना होगा, अंदर वाला भी गुना होगा। बाहर वाला गुना करेंगे, 1 गुना 1 तो 1 न रहेगा, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाला को गुना करेंगे तो 5 तिया 15। रूट का कहानी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। रूट वाला में, रूट वाला बहुत फंसाता है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा हम डिटेल में इसको बताने का प्रयास किए हैं। अब आगे देखते हैं, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो वर्गमूल में जो है, वर्गमूल में यह समझना है, वर्गमूल में रूट, वर्गमूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट। क्या कहते हैं, रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट।
ठीक ना। तो 64 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 64 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो इसको हम क्या करेंगे? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। हम बताए थे, यादें कर लेना है, ठीक ना। 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब फिर कहता है 64 के घनमूल से भाग देने के लिए। तो 64 का घनमूल कितना होता है? 4। कितना होगा? 4। तो घनमूल, वर्गमूल में 2 गो में से 1 निकलता है और घनमूल में 3 गो में से 1 निकलता है। बात समझ में आया? अब एक मन में सवाल आता होगा कि 64 का घनमूल 4 कैसे आया, तो वो भी बता देते हैं। 64 का क्या करेंगे? खंडन करेंगे। 2 से कितना? 32। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको क्या करेंगे? 64, 2 से 64 में भाग देंगे 32। यहां फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा यहां पर 8, फिर 2 से कितना? 4, अब फिर 2 से कितना? 2। एक यहां से निकला, 3 गो में से 1 निकला, अब फिर 3 गो में से 1 निकला। ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 दूना 4 आ गया 4। अब इसमें से हमको वर्गमूल निकालना है, तो कितना निकालेंगे? 2 में से 1, फिर 2 में से 1, अब फिर 2 में से 1। इस सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक ना। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल कितना आ गया अपना? 8, और घनमूल कितना आ गया? 4। प्रश्न क्या कर रहा है? 64 के वर्गमूल को, यानी वर्गमूल को 64 के घनमूल से क्या करेंगे? भाग देंगे। या वर्गमूल में वर्गमूल कितना है? 8 न है, और घनमूल कितना है? 4 न है, एक से भाग देंगे तो कितना मान आएगा? कितना मान आया? 2। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोई दिक्कत है? नहीं ना। यहां पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्या a और 18 का लॉग कितना है? 36 है। तो हम मान लेंगे पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या दे रखा है? a है। और दूसरी संख्या क्या दे रखा है? दूसरी संख्या अपना क्या है? 36 है। अच्छा, इसका लॉग क्या दे रखा है? लॉग दे रखा है 36, ठीक ना। दूसरी संख्या 18 है, सॉरी। लॉग दे रखा है 36 और मौसो कितना है इसका? मौसो दे रखा है 2। तो इसमें से हमको किसका मान कर रहा है निकालने के लिए? ए का मान का, यानी कि पहली संख्या कर रहा है निकालने के लिए। हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना, क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुना मौसो। लॉसो गुना मौसो होता है। तो यहां पर हम देखते हैं 3 गो का मान हमको दे रखा है। किसका किसका मान दे रखा है? मौसो का मान दे रखा है, लॉसो का मान दे रखा है, दूसरी संख्या दे रहा है, और पहली संख्या हमको क्या करना है? निकालना है। तो भाई कैसे निकलेगा? तो पहली संख्या के जगह पर हमको क्या देना पड़ेगा? ए देना पड़ेगा। दूसरी संख्या क्या दे रखा है? 18 दे रखा है, बराबर लॉसो का मान कितना है? 36 है, और मौसो का मान कितना है? 2 है, ठीक ना। तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, गुना होगा यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा 18 गुना ए, तो कितना हो जाएगा? 18 ए, अब बराबर 36 गुना 2, तो कितना? 72। अब यहां से हम काट सकते हैं इसको। 18 चौके कितना हो जाता है? 72 होता है। इसीलिए ए का मान कितना निकल जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? ए का मान कितना निकल जाएगा? 4। ये समझने में कोई दिक्कत ना है। अब यहीं पर जो है चेंज कर देगा। अब यहीं पर कुछ भी चेंज कर सकता है, कह देगा अगला क्वेश्चन हम खुद से बना कर देते हैं। दे देगा पहली संख्या, सुनो, दे देगा पहली संख्या। पहली संख्या, इसमें पहली संख्या जो है इसमें दे देगा पहली संख्या 4। पहली संख्या क्या दे देगा? 4। अब दूसरी संख्या भी दे देगा। दूसरी संख्या दे देगा, मान लो दूसरी संख्या कितना था? 18 ना था? 18। देखो यहीं से हम निकाल लेंगे। और मौसो दे देगा। मौसो कितना था इसमें? मौसो कितना था? 2। अब कहेगा लॉसो निकालने के लिए। क्या कहेगा निकालने के लिए? लॉसो कहेगा निकालने के लिए वाट। हम जानते हैं लॉसो कितना है, इसका लॉसो कितना है? 36 है ना। अब हम वहां से 36 निकाल लेंगे। हम जानते हैं 36 है, लेकिन 36 हुआ कैसे? वहीं से पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और लॉसो गुना मौसो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और लॉसो गुना मौसो, यही है ना। अब जो है पहली संख्या क्या है अपना? 4 है, गुना दूसरी संख्या क्या है अपना? 18 है, बराबर लॉसो कितना है? निकालना है ना। लॉसो निकालना है, और गुना मौसो क्या है अपना? 2 है, ठीक ना। 18 चौके कितना? 72। 18 चौक 72। ये इसके साथ किसमें है? गुना में है। ये इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? भाग में आएगा। और इधर क्या बच गया? लॉसो बच गया। इधर क्या बच गया? लॉसो बच गया। अब इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 36 बार में कटेगा। लॉसो का मान कितना निकल गया? 36 निकल गया।
यानी इधर उधर करके कुछ भी पूछेगा हम लोग आंसर पे आराम से निकल सकते हैं। और इसमें जो है 3 चीज ऑटोमेटिक वो खुद दे रखा होगा, 3 चीज दे रखा होगा, उसमें से एक चीज कहेगा निकालने के लिए। अगर मान लेते लॉसो दे रखा है, मोसो दे रखा है, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या निकाल लेंगे। ये तीनों में से अगर ये चारों में से 3 चीज दे रखा है तो एक चीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला का हम उपयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है यहां तक। प्रश्न है यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या पूछ रहा है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जब इस तरह का प्रश्न है तो इसको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से कितना 24, फिर 2 से कितना 12, फिर 2 से कितना 6 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से कितना 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं 96 का जब अभाज्य गुणनखंड किए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, क्या 2 है, 1 2 3 4 5 को ना 2 है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं 5 शॉर्टकट में, और गुना क्या लिख देंगे 3, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना का लॉसो होगा। क्या पूछ रहा है? लॉसो पूछ रहा है। देखो लॉसो यदि हमको ऐसे संख्या में दिया रहे 96 और कुछ दे रखे 100, तो हम इसका लॉस आसानी से बता देते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न को थोड़ा टेढ़िया दिया है, नहीं टेढ़िया दिया है पूरा ये, अच्छा टेढ़िया नहीं दिया, ये हमारे सुविधा और हमको ये आसान बना दिया है। क्या आसान बना दिया है? ये पहले से तोड़ ताड़ कर रखा है, तोड़ ताड़ कर रखा है। जो हमको तोड़ना था उसमें ये पहले से ही टूट चुका है। जब ये टूट चुका है तो इसका हम फायदा उठा लेंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर देखो, ए बराबर यहाँ क्या दे रखा है 2 पर पावर 3 अगुना 3 अगुना क्या है 5 में है, यही है ना। हम इसको लिख सकते हैं 2 को कितना बार लिख सकते हैं 3 बार, 3 गुना 5। उसके बाद बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 2 पर पावर 4, बी बराबर क्या दे रखा है 2 पर पावर 4। तो 2 को कितने बार गुना करेंगे 4 बार, 2 को कितना बार गुना करेंगे 4 बार, अगुना क्या है 5, अगुना क्या हो जाएगा 7। अब इसमें से क्या करेंगे सेम सेम जो है उसको पहले पैक करेंगे, ये भी सेम, ये भी सेम, और कोई सेम है ये भी सेम। तो सेम वाला से एक निकालते हैं ना, तो हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, जो कॉमन है उसमें से एक निकालेंगे, यहां से एक निकला, एक यहां से निकला और एक यहां से निकला, ठीक ना। यहां पर जो बचा उसको भी क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यहां से भी एक 5 निकलेगा, यहां 7 है तो 7 को भी गुना कर देंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 गुना कितना करना है 5 करना है, 8 5 40 का 0 बाकी 4, 5 चौक 20, 20 4 24, इसमें कितना से गुना कर देना है 7 से, 7 गुना 0 0, 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 7 दूना 14, 2 जोड़ेंगे तो कितना 16। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1680। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो यहां से हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अच्छा एलसीएम तो निकल गया, चलो लॉसो तो निकल गया, लॉसो कितना निकला 1680। इसी में हम पूछेंगे मौसो क्या होगा, क्या पूछेंगे मौसो क्या होगा। तो मौसम जो सेम है उसी में से जो कॉमन वाला को सिर्फ खींचेंगे बाहर, 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना फिर कितना आ जाएगा 5, इतने ना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, इसका मौसो कितना आ गया 40, और लॉसो कितना आया 1680। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तब कहता है तो धनात्मक पूर्णांक, तब कहता है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ जो दे रखा है, पहला ऑप्शन क्या है 4 m प्लस क्या दे रखा है 2। m क्या है अपना धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक। इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 1 मान रखेंगे, ठीक ना। तो 4 गुना क्या करेंगे 1 रख करेंगे प्लस 2, 4 गुना 1 तो कितना 5, प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा हाँ 4 1 4 होगा, 4 1 गुना 1 तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा हमको निकालने के लिए क्या कहता है धनात्मक विषम, क्या ये विषम संख्या है नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन काम करेगा नहीं करेगा। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है 4m प्लस 4, इसमें भी क्या करेंगे 4 गुना यहाँ पर m का मान अपने मन से 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे 4, 4 गुना 1 तो 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 8। क्या ये विषम पूर्ण धनात्मक है नहीं है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन है 4m
प्लस क्या 1। तो 4 गुना m के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 1। तो 4 गुना 1 तो कितना 4 है, अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5। यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, हाँ है। और चेक करने के लिए वाकई में हम जो बनाए हैं वो सही है, और चेक करने के लिए अपने मन से क्या कर देंगे, m के जगह पर इस बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा 1। 4 दूना कितना 2 तो कितना 8, अब प्लस 1 8 है कितना 9। ये कौन सा संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये वाला प्रश्न हम देखते हैं, कहता है संख्या 2.131131113 इस तरह का है। इसमें ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन रहेगा परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या, और रहेगा इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो पूर्णांक संख्या तो कभी नहीं होगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। वो अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो भिन्न में आ जाएगा, जबकि भिन्न कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक ना। तो यहां पर हम देखते हैं 1 आया है और 3 आया है, फिर क्या हुआ है 1 1 3 आया है। देखो अगला स्टेप इसका क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। यहाँ पर 2 गो 1 है, यहाँ पर 3 गो 1 है, यहाँ पर 4 गो 1 है ना, 4 गो 1। तो इस पर इसी पर वो वाला गाना सुनाए थे ना, छन छन बदले तोहरो मिजाज रह जाओ, ठीक है, तो धोखेबाज रहो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये बदल रहा है, और जब ये बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, बड़ी ऐठल है। ऐठल से हम क्या याद रखेंगे, अपरिमेय। क्या याद रखेंगे, अपरिमेय। अरे जो बदलता है वो ऐठल नहीं रहता है, ऐठल यानी व से चालू होता है, तो उसको क्या याद रखेंगे, अपरिमेय। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन दूर हुआ। अब यहाँ पर अगला है संख्या, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या ना रिपीट हो रहा है, 1 3 1 3 1 3, चेंज नहीं हो रहा है। और जब चेंज नहीं होगा एकदम शुद्ध साधा, यानी कि यह क्या है, परी है। क्या है, परी है, शुद्ध साध होता है ना, परी परी हरदम शुद्ध साथ रहता है। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब कंफ्यूजन रहेगा इसमें नहीं, जो चेंज होगा वो ऐठल है, तो कौन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और जो चेंज नहीं रहेगा यानी कि परी है, कौन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बतावे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कितना 7 और 2 से कितना हो जाएगा, फिर 36, फिर 2 से कितना 18, फिर 2 से कितना 9, अब फिर 2 से 3 से कितना 3। हमको किसका घातांक निकालना है, 2 का ना। 2 कितना है, 2 1 2 3 4 गो है, अगुना 3 कितना है 2 है। इसका घातांक निकालना है, तो भाई इसको कहते हैं घात, ऊपर का को कहते हैं घातांक। तो इसका घातांक कितना है 4 ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है यहाँ पर, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है। हमको 2 लगातार सम संख्या निकालना है, ठीक ना। जैसे 2 है, इसके जस्ट बाद कौन सा सम संख्या आ जाएगा, अपना 4 आ जाएगा। या अगला भी हम संख्या ले सकते हैं, मान लो 4 है, इसका जस्ट अगला सम संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। इसका क्या पूछ रहा है, मौसो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मौसो, यानी कि एचसीएफ निकालना है। चलो 4 और 6 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 गुना इसको 3 लिख सकते हैं। सेम सेम क्या मिला, 2 ये नहीं मिला। तो एचसीएफ यानी लौसा क्या हो जाएगा इसका, मौसम पूछता है, मौसा इसका क्या हो जाएगा 2, और यही क्या हो जाएगा आंसर। अब डाउट होगा कि दूसरा का थोड़ा लगातार दूसरा संख्या का हमको मौसा निकाल कर दिखा दीजिए। तो अगला संख्या हम ले लेते हैं, सम संख्या 8। अगला फिर इससे जस्ट आगे क्या हो जाएगा 10। तो 8 और 10 का इसका चलो खंडन करेंगे, ठीक ना। 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा 5। यहाँ भी देखते हैं तो सिर्फ क्या मिला है, 2 मिला है। यहाँ भी मौसा कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा 2 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है वो कितना होता है 2 होता है, ठीक ना। इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है 2 होता है। अगला प्रश्न है 156 इक्वल टू दिया है, क्या है 156 इक्वल टू दिया है 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y और गुना 13 पर पावर क्या है z। तो इसमें कहता है कि आप फिर जो है आप x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाले। थोड़ा टेढ़िया प्रश्न न है, दिया कुछ और है, पूछ कुछ और है, ऊपर का वाला पूछ रहा है, नीचे तो अंक भी नंबर भी दे रखा है 2 3 13। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो इस तरफ दे रखा है नहीं कि 56, इसको हमको क्या कर देना है खंडन कर देना है। क्या कर देना है, खंडन कर देना है। 156 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। 2 से कितना हो जाएगा 7 और यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। फिर 3 से कितना 13, खंडन हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना
क्या लिख सकते हैं 3 और गुना क्या लिख सकते हैं 13। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। यानी 156 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या नजर आया, ये वाला दिखा बराबर के उस साइड। 2 पर पावर क्या है x अगुना 3 पर पावर y अगुना 13 पर पावर z। देखो मैथ का एक नियम होता है कि बराबर के इस पार 2 है और इसका पावर क्या है x है, और बराबर के इस साइड नीचे में भी क्या है 2 है। जब ये दोनों आपस में क्या होता है समान होता है तो ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, ऊपर वाला भी एक दूसरे के क्या होता है समान होता है, ठीक ना। नीचे वाला अगर बराबर है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो देखो नीचे वाला क्या है 2 है, यहाँ ये 2 सेम मिल गया है। जब ये दोनों सेम सेम मिल गया है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाता है सेम हो जाता है। यानी x के मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, नीचे वाला मिल गया है तो ऊपर वाला इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखो 13 है, यहाँ भी 13 है, नीचे वाला मिल गया है। जब नीचे वाला मिल जाएगा तो ऊपर वाला क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा। z बराबर क्या हो जाएगा 1। हमको क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान कितना है 2 प्लस y का मान कितना है 1 अब प्लस z का मान कितना है 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। और यही क्या हो जाएगा आंसर। कुछ है इसमें कुछ न है। फिर से बता देते इसका हम खंडन किए, नीचे नीचे वाला को मिलाए, जब नीचे नीचे वाला मिल गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। हमको मान निकालने के लिए किसका मान जरूरी था x y z। हम यहाँ से x का मान 2 निकाल लिए, y का मान 1 निकाल लिए, z का मान 1 निकाल लिए और सभी मान को निकालकर हम क्या किए जोड़ दिए और वहां से मेरा पूरा मान निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसौ। उस समय सम संख्या था, इस बार पूछ रहा है विषम संख्या। मौसौ पूछ रहा है 2 लगातार विषम संख्या। 3 5 ले लेते हैं, ठीक ना। 3 गुना 1 लिखेंगे 5 गुना 1 लिखेंगे। सेम क्या मिल रहा है 1 न मिल रहा है। तो इसका जो है लौसौ पूछ रहा है कि मौसौ पूछ रहा है, मौसौ न पूछ रहा है, इससे अब पूछ रहा है। तो इसका जो मौसौ हो जाएगा, इसका मौसौ क्या हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब हुआ जब 2 लगातार सम संख्या का हम मौसौ निकालते हैं तो आता है 2 और 2 लगातार विषम संख्या का मौसौ निकालते हैं तो इसका मान क्या आता है 1। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब इसमें जो है बताना है ये जितना भी संख्या दिया हुआ है इसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, सबको पहचानना है। इस सभी संख्या में सबको क्या करना है पहचानना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ पर सबसे पहला है √3। क्या है √3। इसको कितनों हम कुछ करेंगे इसका पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं होगा, ये बाहर निकलेगा नहीं ना निकलेगा। तो इसीलिए कौन सी हो जाएगा ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। यहां हम देखते हैं √2 ऊपर भी है √2 नीचे भी है, इससे कट जाएगा, बचा क्या 2 ना बचा, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। 4 प्लस √5 जुड़ेगा कभी नहीं ना जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा और साथ में रूट भी लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। √6 खंडन करेंगे बाहर निकलेगा, पूर्ण वर्ग इसका नहीं है, इसीलिए √6 क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं 64 का पूर्ण वर्गमूल होता है 8 और 36 का पूर्ण वर्गमूल होता है कितना 6। बाहर निकल गया तो ये परिमेय हो जाएगा, ठीक ना। अगर कंफर्म होने के लिए 64 का खंडन करके जोड़ा लगाकर बाहर निकाल लेंगे, 36 का खंडन का अभाज्य गुणनखंड करके जोड़ा लगाकर क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अगला √81 इसका पूर्ण वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है 9, ये भी बाहर निकल जाएगा। कंफ्यूज यहाँ अपने 2.5, ये 25 नहीं है 2.5 है, 2.5 है पॉइंट न है, ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर √25 है, ये बाहर निकल जाएगा, इसका पूर्ण वर्गमूल होता है 5, ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 49 का पूर्ण वर्गमूल होता है 7 और इसका 9 का होता है 3, ये क्या हो जाएगा अपना परिमेय हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पाई है, पाई कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या, इसको याद रखना है। पाई कौन सा अपरिमेय संख्या। √7 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा अपरिमेय। यहाँ देखते हैं इसको जब निकालेंगे 4, इसको निकालेंगे तो कितना 5 आएगा, ये परिमेय हो गया। यहाँ कट रहा है कुछ नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये अपरिमेय हो गया, ठीक ना। √11 क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। 2 माइनस √3 आ गया ना, क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। 2√3 क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। 21 बाहर नहीं निकलेगा, 35 भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। इसको गुना करेंगे √6, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय और परिमेय समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। और इतने पर ऑब्जेक्टिव लगभग अलग अलग रहेगा, मैटर वही रहेगा, जो फॉर्मेट बताया गया उसी फॉर्मेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज थोड़ा सा चेंज करेगा, बाकी इसका बनाने का जो नियम है वो सेम रहेगा, ठीक।